हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये है क्या हाइब्रिडाइजेशन संकरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड एक फिनोमिना है। समझे बच्चों कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो टू एटम्स के बीच में कैसे बनता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, या जो भी ऑर्बिटल्स केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो रही हैं उनकी किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, इसी से रिलेटेड है ये हाइब्रिडाइजेशन। समझे बच्चों कि जब सहसंयोजी बंध बनता है तो उस समय जो एटम्स की जो ऑर्बिटल्स संयोग कर रही हैं उनके बीच में किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है, किस तरह से अतिव्यापन होता है, इसी से रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन। समझे? अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी शेल ऑफ एटम to form new orbitals with identical shape and equal energy। समझे बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम के वैलेंसी शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और फिर न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है और ये बिल्कुल सेम या आइडेंटिकल शेप के होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको तो बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। और यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम विद ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ये वैलेंसी सेल में ही होता है, एंड प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। समझे बच्चों कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक तो आइडेंटिकल शेप के होंगे बिल्कुल एक से, और उनकी एनर्जीज क्या होंगी? बिल्कुल सेम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एंड मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और समझ गए आप? इसमें जोड़ दें कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वैलेंसी शेल ऑफ एटम ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो मैंने पहले बता दिया कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर चलती है? उसकी वैलेंसी शेल में। मतलब जो भी शेल उसकी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है वहाँ पर ये प्रोसेस चलती है। तो समझे बच्चों कि जब सहसंयोजी बंध बनता है तो परमाणु के अंतिम कोष या हम कहें कि संयोजी कोष, वहाँ के परमाणुीय कक्षा जो अलग अलग शेप साइज के होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद नई कक्षक बनाते हैं जो कि ऊर्जा में बिल्कुल बराबर होते हैं और संरचना में एक समान होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं क्या? संकृत कक्षक। और इस प्रोसेस इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? संकरण। जो मैंने यहाँ लिखा है कि परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में, मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो उतनी कक्षा में नए कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा और आकृति में समान होते हैं, इन्हें संकरण। तो ठीक है, तो इसे संकरण कहते हैं। यह प्रक्रम परमाणु के संयोजी कोष में, ठीक है, और संयोजी कोष में होता है तथा सहसंयोजी बंध निर्माण में घटित होता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि नई जो कक्षक है, नई कक्षक, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। संकृत कक्षक कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना। जैसे मैं ये कहूँ कि ये है एक S, ये है एक क्या? P कक्षक। तो इस तरह से S और P दोनों आप देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप साइज के हैं और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये NS है और ये NPX है, इनमें मिक्सिंग हुई, ये ऑर्बिटल्स बन गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने थे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गए क्या?
टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझिए ना, इनकी आप देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये देख रहे हैं आप, शेप और साइज दोनों में सेम है, इनकी एनर्जीज भी सेम होती है, तो इनको बोलते हैं बच्चों क्या, संकरित कक्षक। और ये कहलाएगा, मिक्सिंग ही क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए ना। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंसी शेल की थी वो इंटरमिक्स होती हैं और उतनी ही संख्या में, उतने ही नंबर्स में न्यू ऑर्बिटल्स बनाती हैं जो कि एनर्जी में सेम होंगे, इक्वल एनर्जी वाले होंगे, आइडेंटिकल शेप वाले होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स विच टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझे बच्चों कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो हाइब्रिडाइजेशन में जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बराबर होंगे। मतलब अगर ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड होंगी कहां पर, हाइब्रिडाइजेशन में। समझे बच्चों, संकेत कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक, ठीक है, परमाणु कक्षक के क्या होगी, बराबर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। समझे बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर, ठीक है, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल्स आर कैन टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो या बिल्कुल वेकेंट, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है या कितने इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन केवल एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है। समझ गए बच्चों कि अर्धपूरित, पूर्णपूरित, रिक्त कक्षक संकरण में भाग ले सकती है। फिर आता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स possess more directional character and form stronger bond than, हम यहाँ पर और इससे then एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ध्यान रखना है बच्चों, इतना और इसमें जोड़ देना है। मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा डायरेक्शनल होती हैं, मतलब उनके डायरेक्शन फिक्स होते हैं। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब है कि इनके द्वारा जो बनाए गए बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तो बड़े साइज के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ज़्यादा क्लाउड होता है उनमें। तो इसीलिए लिखा है कि हाइब्रिड possess more directional character and form stronger bond than atomic orbital। समझे बच्चों, संकेत कक्षक अधिक दिशात्मक तथा प्रबल बंध बनाती है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है कि परमाणु कक्षक के संदर्भ में, मतलब है परमाणु कक्षक से कहीं ज्यादा प्रबल बंध और अधिक दिशात्मक होती हैं, बल बनाने वाली और अधिक दिशात्मक कक्षक होती हैं। फिर आता है कि संकरण में इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट, नॉट द इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, वेकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गए बच्चों, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए खाली कक्षक भी संकरण में भाग ले सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड सच अ वे कि देन क्या हो, दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये इस तरह से एक दूसरे से क्या होती हैं, मैक्सिमम, इस तरह से ओरिएंटेड होती हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए ताकि इनमें लोवेस्ट रिपल्सन रहे। मतलब है अगर दो बनी है तो वो इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगी 180 डिग्री पर, इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। अगर तीन बन जाएंगी तो वो 120 पर ओरिएंटेड हो जाएंगी। इस तरह से अभी हम देखेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है आइडेंटिकल शेप है, आइडेंटिकल एनर्जी में है, लेकिन ध्यान रखें वो मैक्सिमम डिस्टेंस में होती हैं। समझ गए बच्चों, संकेत कक्षक इस तरह विन्यासित होती हैं कि इनके बीच में अधिकतम दूरी रहे ताकि उनमें रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पहले आप इतना नोट करें।
अब देखो, आपको स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बतानी हो कि कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग कब होगा, तो ये ध्यान रखना है डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में भी बताया था कि संकृत, समझ गए बच्चों, अतिविलंबन की जो सामर्थ्यता है वो संकेत कक्षकों का दिशात्मक गुण देखना है। मतलब जितने ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने ज़्यादा डायरेक्शन में फैले होंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या होता है, ओवरलैपिंग। और डायरेक्शनल नेचर जो होता है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, डायरेक्शनल नेचर। दो है तो दो ही डायरेक्शन में होंगी, तीन है तो तीन डायरेक्शन में होंगी, चार है तो चार डायरेक्शन में होंगी। तो जितना ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल उतनी ज्यादा डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल का, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि sp से ज्यादा sp2, sp2 से ज्यादा sp3, इससे sp3d तक डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा। अब जब डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा तो ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ेगी। तो इस तरह से sp ओवरलैपिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है, sp2 उससे ज्यादा sp3 sp3d sp3d2 sp3d2 और sp3d3 तो इस तरह से ओवरलैपिंग ऑर्डर है। अब मान लो एक ही हम sp के साथ p का ओवरलैपिंग कराएं या s का, तो इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी sp2 के साथ, S से कहीं ज्यादा होगी sp3 के साथ। P की हम P को पर्टिकुलर लेके चलें या S को पर्टिकुलर लेके चलें, या कोई भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को फिक्स करके और फिर बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ उनको जोड़ के देखें। मतलब हम ये कहें कि ये है sp और sp, इससे ज्यादा sp2 sp, इससे ज्यादा sp3 sp, इससे ज्यादा sp3d sp, समझ गए बच्चों, इससे ज्यादा sp3d2 sp, इससे ज्यादा sp3d2 और क्या sp। अब चाहे यहाँ पर आप sp ले लें, चाहे sp2 ले लें, चाहे sp3 ले लें, इसी ऑर्डर में ये क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो है बढ़ेगी। यही स्ट्रेंथ यहाँ ये लिखी हुई है, ठीक है बच्चों, कि जितना ज्यादा दिशात्मक गुण होगा संकेत कक्षक में, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को फिक्स करके बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ उसको जोड़ दो, चाहे एक एटॉमिक ऑर्बिटल को फिक्स करके सबके साथ जोड़ दो, चाहे वो sp हो या d हो, ठीक है। इस तरह से तो आप इस तरह से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बाकी जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनने की, वो फिर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, वो हम अलग से ऑर्डर देखेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, पता लगाना है, तो क्या फॉर्मूला याद रखना होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये है हाइड्रोजन, पहला दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने यहाँ पर। एक है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन जब केंद्रीय परमाणु से प्रत्यक्ष जुड़ा है तब फॉर्मूला होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब HO इक्वल टू होगा b माइनस 2b अपॉन 2 प्लस b। ये जो पार्ट है इतना b माइनस 2b अपॉन 2, ये लोन पेयर्स के बराबर आएगा, और ये जो b है वो है बॉन्डेड पेयर्स के बराबर होगा। समझ गए बच्चों कि ये जो पार्ट है मतलब लोन पेयर वाला पार्ट है और ये बॉन्ड पेयर बताएगा। अगर हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम्स जुड़े हैं, अभी हम एक फॉर्मूला क्वेश्चन देखेंगे, तो उसका फॉर्मूला लगता है b माइनस 8b अपॉन 2 प्लस b। बस यहाँ पर बाकी सब वही है। अब आते हैं कि B क्या है, तो यहाँ पर टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, प्लस अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू जोड़ दो नेगेटिव चार्ज की, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है। समझ गए बच्चों। और B है नंबर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम्स विद सेंट्रल एटम, कितने सेंट्रल एटम से दूसरे एटम्स जुड़े हैं उनको रखना है। समझे बच्चों, केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणु। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, पहले हम इनमें देखते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बिल्कुल सेंट्रल एटम से क्या है बॉन्डेड है, ठीक। तो NH3 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं, तो देखो पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो ये नाइट्रोजन के 5 हो गए और हाइड्रोजन 3 है, हर एक हाइड्रोजन में 1 होता है, तो ये हाइड्रोजन के हो गए, टोटल कितना आ गया 8। B, तो
कितने बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन 3, तो बी रखा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाओ 8 - 2b/2 + b, तो इस तरह से ये आया 4। इसका मतलब है इसमें एक तो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, यही आया ना। तो अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, कुल मिला के 4 है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यहाँ ध्यान रखना है अगर HO की वैल्यू 2 आएगी तो sp3 आएगी तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। तो यहाँ तक इस तरह से आपने निकाला NH3। ऐसे ही H2O में देखो 6 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के 8, B की वैल्यू 2 हो गई, फार्मूले में रखोगे 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2। H2O में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। फिर आता है NH2 1 माइनस में, तो B, तो 5 हो गए नाइट्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक जुड़ा माइनस का, तो कुल मिला के हो गए 8। B की वैल्यू 2 रखोगे, इसमें भी कितना आया 4, लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, क्योंकि 4 आ रहा है HO की वैल्यू। NH4 प्लस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन 4 है तो 4 का 1 1 तो 4, और 1 प्लस है तो माइनस कर दिया तो 8 आ गया। B 4 हो गए हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने, यहाँ लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 4। ये तब लगेगा जब डायरेक्ट हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड हो, सेंट्रल एटम से। और एक कुछ एग्जांपल और बताता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो जैसे कि PCl5 है, अब PCl5 पे अगर आप कैलकुलेट करें, हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो पहले B कैलकुलेट करें। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, हर क्लोरीन में 7, टोटल कितने हैं 5, तो ये सब सॉल्व किया तो कितना आ गया 40। बॉन्डेड आइटम कितने हो गए 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल B - 8b/2 + b, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह ये डायरेक्ट अटैच्ड है, तो आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 5। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, केवल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 0, तो सॉरी 5। SF6 में कैलकुलेट करो तो वही हो गया सल्फर के 6 और ऑक्सीजन के, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन में 7 और 6 हैं, तो कुल मिला के आ गया 48। B की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ आएगा sp3d2, तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये आएगी क्या 6, तो 6 आएगी, इसका मतलब लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6। SF2 में कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 2 + 2 आएगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। CO3 2 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका मतलब है लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, वो भी सिग्मा बॉन्ड पेयर, ना कि यहाँ पर पाई बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड पेयर जुड़े हैं वो कितने हो गए 3। तो इस तरह से और भी आप अदर स्पीसीज लेकर हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया, स्ट्रेंथ बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग डिस्कस करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।